हाय गाइस, वेलकम टू ब्राइट फार्मा। आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स 2 डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो डिस्पेंसिंग फार्मेसी का सब्जेक्ट है एमएसपीटी का, तो उसका जो लैबोरेटरी मैनुअल है ना, तो मैं उसको आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब कैसा है ना कि कोविड की वजह से आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो आई डोंट नो कि कितने टीचर्स स्टूडेंट को इस बारे में बताते होंगे कि आपका लैबोरेटरी मैनुअल जो है वो किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो मैं इसीलिए आपको ये इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ अपने लैबोरेटरी मैनुअल के साथ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी आपको पता चलेगा कि आप जो साल भर में सीखने वाले हो वो एक्चुअली क्यों सीखना है आपको। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो मैनुअल है आपका फार्मास्यूटिक्स 2 का, तो उसमें लर्निंग ओवरव्यू सबसे पहले हम जान लेते हैं। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिक्स 2 का, ये डिस्पेंसिंग फार्मेसी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। और इसमें आपको किस किस चीज़ों से डील करना है। तो प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं, सप्लाई ऑफ मेडिसिन क्या होता है, तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, एडिटिव्स क्या होते हैं, ये बेसिक जानकारी है जो हमें एक्वायर करनी है। प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, कंपाउंडिंग कैसे करते हैं, ये जानना ज़रूरी है। किसी भी डोसेज फॉर्म का डोसेज कितना होगा, ये भी डिसाइड किया होता है। तो एप्रोप्रिएट डोसेज डिस्पेंस करना, मतलब पेशेंट को उसके लिए काउंसलिंग करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। केमिकल, फिजिकल, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी भी चेक करनी होती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट एडिटिव के साथ मिक्स करते हैं, तो हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ अनस्टेबल हो। अनस्टेबिलिटी फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है और थेराप्यूटिक भी हो सकती है। अब ये जो चीज़ें हैं फिजिकल, केमिकल, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, तो इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर है आपके थ्योरी सिलेबस में, जहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो चीज़ें जो आपने वहाँ पे पढ़ी है वो आपको यहाँ पे यूटिलाइज करनी है। देन लेबलिंग प्रोसीजर्स जो होती है वो भी आपको सीखनी है। पैकेजिंग मेथड्स, कि कौन सा डोसेज फॉर्म किस टाइप के मटेरियल में पैक करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि सस्पेंशन कॉफ सिरप कभी आपको टैबलेट की स्ट्रिप में मिला, नहीं, उसको तो बॉटल में ही डिस्पेंस करते हैं। तो पैकेजिंग मेथड्स क्या होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। पॉइजनस मटेरियल कैसे हैंडल करते हैं, उसका मिसयूज़ कैसे अवॉइड करते हैं, ये भी आपको सीखना है। एंड साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स करते वक्त, किसी डोसेज फॉर्म को बनाते वक्त क्लीनलीनेस एंड एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करती है, ये भी आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे स्किल्स आप में होने चाहिए एज अ फार्मासिस्ट, एज सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ओके। अब आपको इस ईयर में कौन कौन से प्रिपरेशन बनाने हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर, तो आप बनाएंगे मिक्सचर्स, लोशंस, लिनिमेंट्स, इमल्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स, ईयर ड्रॉप भी बनाएंगे आप, नेसल ड्रॉप बनाएंगे, माउथ वॉशेस, कारगल्स, थ्रोट पेंट्स, उसके बाद पाउडर्स फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजेस, सपोजिटरीज बनाएंगे, पेसरीज बनाएंगे। इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है प्रिस्क्रिप्शन में, वो भी आप चेक करेंगे। फिर वो इनकम्पैटिबिलिटी करेक्ट करके फिर से प्रिपरेशन आपको बनाना है। ओके। तो ये सारे प्रिपरेशंस आपको बनाने हैं इस ईयर में। अब बारी आती है लिंक या फिर ब्लॉक डायग्राम को चेक करने की, या फिर उसे गो थ्रू करने की। अब सबसे पहले ये लिंक और ब्लॉक डायग्राम क्या होता है ये आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर के भी सारे मैनुअल में ये लिंक या फिर ब्लॉक डायग्राम दी हुई होती है। तो लिंक या फिर ब्लॉक डायग्राम जो है ये 4 हिस्सों में बटी हुई है। तो ये क्या करता है ना, दैट शोज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट एरियाज, करिकुलम ऑब्जेक्टिव एंड जॉब प्रोफाइल। कोर टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं ना डी फार्मेसी के फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब जैसे कि कोर टेक्नोलॉजी, इसमें ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं, एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में ज़्यादातर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट हैं। बस सेकंड ईयर का जो फार्मास्यूटिक्स 2 का सब्जेक्ट है ना, वो कोर टेक्नोलॉजी में शिफ्ट किया है। तो कोर टेक्नोलॉजी मतलब फार्मेसी में आपको इन सब्जेक्ट का नॉलेज होना ही चाहिए, और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट मतलब जहाँ पे हम टेक्निकली फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फार्मास्यूटिक्स 2 का जो बॉक्स किया हुआ है उन्होंने, वो इसलिए कि ये फार्मास्यूटिक्स 2 का मैनुअल है, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं इसलिए, ठीक है।
अब ये जो टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है ना, वो किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है करिकुलम ऑब्जेक्टिव से। हम जो करिकुलम अपना बना रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड है। अब करिकुलम ऑब्जेक्टिव में क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि हम करिकुलम जब बनाते हैं, क्या सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जो सिलेबस में दिया हुआ है हम चुपचाप से कॉलेज में आए, फिर टीचर जो थ्योरी लेक्चर में पढ़ाते हैं वो पढ़े, और प्रैक्टिकल में जो करने के लिए बोलते हैं ये उसमें डालो वो उसमें डालो और फिर हो गया प्रिपरेशन? क्या बस इतना ही है करिकुलम ऑब्जेक्टिव? नो, इट्स बियॉन्ड दैन दैट। सो आपको करिकुलर ऑब्जेक्टिव में करना क्या है? फर्स्ट यू हैव टू डेवलप एटीट्यूड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। सिर्फ पढ़ना, मार्क्स स्कोर करना, इतना ही ज़िंदगी नहीं है भाई। क्या करना है हमें? हमें अपने में एटीट्यूड डेवलप करना है। ठीक है? डेवलप सोशल स्किल फॉर सोशल डेवलपमेंट। ये जो सोशल स्किल्स होते हैं ना, जो हमें ज़िंदगी जीने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो भी हमें डेवलप करने होते हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए। देन थर्ड इज डेवलप कंटिन्यूड लर्निंग स्किल्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब आपने कहीं पर तो सुना होगा टीवी में या फिर अपनी टीचर्स से, तो कि स्टूडेंट जो होता है, सॉरी आदमी जो होता है वो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट होता है। तो आपको भी ये स्किल अपने अंदर डालने होंगे कि आप में भी वो स्किल आ जाए कि आप लाइफ लॉन्ग कुछ पढ़ने की एबिलिटी रख पाओ। ठीक है? तो ये स्किल भी आपको आप में इम्प्रूव करना है। गेन बेसिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस इलनेस। अब क्या होता है ना कि फार्मास्यूटिक्स 2 का जो सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ फार्मास्यूटिक्स 2 के बारे में बात नहीं कर रही। फार्मास्यूटिक्स 2 का जो सब्जेक्ट है उसमें आप क्या कर रहे हैं? डोसेज फॉर्म बना रहे हैं। सो बस इतना ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ डोसेज फॉर्म बनाओ और फिर आपका काम हो गया। नहीं, ये जो डोसेज फॉर्म बना रहे हैं ना, वो हम ह्यूमंस पे यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ह्यूमन के बॉडी के बारे में भी जानना ज़रूरी है। जो उनकी अदर इलनेसेस के प्रॉब्लम है उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट इज, मतलब फिफ्थ करिकुलम ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड वेरियस ड्रग्स, देयर फॉर्मुलेशन एंड देयर एप्रोप्रिएट यूज़। जो ड्रग्स आप फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए, उनको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए, और उनका अप्रोप्रिएट यूज़ क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी, अब कोई जानबूझ के तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन में या फिर हम किसी और ही बारे में सोच रहे होते हैं, तो पेशेंट को इलनेस एक होती है और आप दवाई दूसरे ही इलनेस की दे देते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एप्रोप्रिएट यूज़ पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल जो है क्या है? एंटीपायरेटिक है, तो वो फीवर के लिए ही यूज़ होनी चाहिए, न कि किसी और चीज़ के लिए। ओके। देन सिक्स पॉइंट इज डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। अब ये तो थी, मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें कि आपको डोसेज फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, ह्यूमन बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करने हैं। क्योंकि सिर्फ आप कॉलेज में जाएंगे, अच्छा पेपर लिखेंगे, फिर मार्क्स स्कोर करेंगे और फिर हो गया, बस इतना ही लाइफ नहीं होता। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव करने होते हैं। कहीं पे भी आपको सर्वाइव करना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है? कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो वो भी आपकी मेन प्रायोरिटी है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना। ठीक है? देन सेवन्थ इज डेवलप टेक्निकल स्किल्स फॉर इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटल एक्टिविटी। अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो ज़रूरी स्किल्स है ना, टेक्निकल स्किल, कि आपका प्रैक्टिकल हैंड अच्छा होना चाहिए, तो वो चीज़ें भी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। तो ये थे करिकुलम ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव अगर आपने खुद में डेवलप कर लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे वैल्यूएबल रहेगी? जॉब प्रोफाइल में। अब फॉर एग्जांपल किसी को कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे से उसमें इम्प्रूव हुए हैं, तो ये चीज़ें कहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी? अगर आप हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई पेशेंट आ रहा है काउंसलिंग के लिए, तो आप ये स्किल्स वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, पेशेंट को बहुत अच्छे से काउंसिल कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें आपकी कहाँ पे यूटिलाइज होंगी? जॉब प्रोफाइल में। ठीक है? तो पहले देख लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल में क्या क्या है। तो फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। अगर आप एंटरप्रेन्योर है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, केमिस्ट, ड्रगिस्ट उसके अंडर आते हैं, तो आपको ये स्किल्स मददगार साबित होंगी। सेकेंड इज इंडस्ट्री, स्किल्ड पर्सन। स्किल्ड पर्सन मतलब
जिसके पास नॉलेज है पर ड्रग फॉर्मुलेशन के बारे में, कॉस्मेटिक्स के बारे में या फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है जो है तो उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसके लिए ये जॉब प्रोफाइल के लिए ये करिकुलम ऑब्जेक्टिव जो है ना वो इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। थर्ड इज हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब उसमें आपको क्या होना चाहिए, डिस्पेंसिंग की स्किल्स होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग की स्किल्स होनी चाहिए। देन सुपरवाइज़र, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक में भी आप जॉब कर सकते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। देन कम्युनिटी फार्मासिस्ट भी आप जॉब कर सकते हैं। देन सिक्स्थ इज रिपैकेजिंग ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। अब फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में आपको ये बहुत सारे लॉज दिए गए हैं। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो होता है उसमें शेड्यूल्स दिए होते हैं ड्रग के, लाइक शेड्यूल एच, शेड्यूल ए, शेड्यूल ओ। तो बहुत सारे जो लॉज होते हैं उसमें शेड्यूल C एंड C1 जो ड्रग्स होते हैं तो उनको छोड़ के आप बाकी के ड्रग के रिपैकेजिंग भी कर सकते हैं। तो आपने जो ऑब्जेक्टिव करिकुलम के ऑब्जेक्टिव देखे हैं तो आपको जॉब प्रोफाइल आपकी सर्च करने में आपको इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो ये थे लिंक डायग्राम या फिर जिसे आप ब्लॉक डायग्राम भी कह सकते हैं। तो इस तरह से वो वर्क करता है। ओके, देन नेक्स्ट इज ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट एरिया, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या होता है जो डिस्पेंसिंग फार्मेसी का है। अब ये जो चार्ट है ना ये मैं आप यहाँ पे इन्वर्टेड है, मतलब ये जो सारे एरो है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। अब ये फैक्ट्स देखिए, फैक्ट जो है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। देन कॉन्सेप्ट जो है ये प्रिंसिपल से रिलेटेड है। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में सारे एरो देख रहे हैं ना तो आपको पता चलेगा। देन प्रिंसिपल जो है वो प्रोसीजर से रिलेटेड है एंड प्रोसीजर इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम एंड एप्लीकेशन। बट हमको जो है ये हम इन्वर्टेड ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ आती है या फिर हमें अप्लाई कैसे करनी होते हैं ये सारे स्किल्स। तो टेक्निक्स टू फॉर्मुलेट सिमिलर टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन या फिर प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग टू पेशेंट, कम्युनिकेशन टू प्रिस्क्राइबर्स एंड आइडेंटिफाइंग द कंपेटिबिलिटी एंड देयर रेक्टिफिकेशन। तो प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं, सिमिलर टाइप के प्रिपरेशन बनाते वक्त जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। देन काउंसलिंग करते वक्त पेशेंट से या फिर प्रिस्क्राइबर से कम्युनिकेट करते वक्त, या फिर जो प्रिपरेशन बनाया हुआ है तो उसमें जो ड्रग्स एडिटिव्स यूज़ किए हुए हैं तो उनकी इनकम्पैटिबिलिटी आइडेंटिफाई करते वक्त, रेक्टिफाई करते वक्त प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अगर हमें पूरी नॉलेज होगी तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना तो उसे हम फेस कर सकते हैं, उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम वर्सेस एप्लीकेशन दिया है। हमें अगर सब कुछ पता है तो प्रॉब्लम में ही हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा, हम उसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में आपको क्या क्या करना है, तो आपको लैटिन टर्म्स की ट्रांसलेशन करनी है एंड कैलकुलेशन करना है। जो मास्टर फॉर्मूला दिया होता है ना आपको उसको वर्किंग फॉर्मूला में कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट बॉक्स में अगर आप देखेंगे दैट रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज, क्या करना होता है प्रैक्टिकल में, अगर कोई कोर्स पाउडर है तो उसे पार्टिकल साइज उसकी रिड्यूस करनी होती है, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज। देन मेजरमेंट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जो इंग्रेडिएंट दिए हुए होते हैं उनका मेजरमेंट करना होता है। देन सेपरेशन, मिक्सिंग एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमें करनी होती हैं। अब उसके बाद अब पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, लैटिन टर्म्स जो थी उन्हें ट्रांसलेट कर लिया इंग्लिश में, उसके बाद कैलकुलेशन कर लिया। देन मेन प्रोसीजर पे आते हैं जहाँ पे हमने रिडक्शन किया साइज़ का, पार्टिकल का। देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स मेजर किया, देन मिक्स किया उन्हें, देन सेपरेशन किया और टेम्परेचर रेगुलेट भी किया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा मिक्सिंग एंड सेपरेशन के बाद, ठीक है। देन अब बारी आती है कंटेनर चूज़ करने की, सिलेक्शन ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर हमने चूज़ कर लिया, उसके बाद क्या करना है, लेबलिंग करना है और फिर स्टोरेज, उसे मतलब स्टोरेज कंडीशन वहाँ पे मेंशन करेंगे और फिर उसे स्टोर करेंगे। ओके, तो इस तरह की प्रोसीजर्स फॉलो की जाती है। अब ये प्रोसीजर जब फॉलो करते हैं तो कौन कौन से प्रिंसिपल इसमें यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले होता है डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उसे फॉर्मुलेट कर पाएंगे, राइट। देन इनकम्पैटिबिलिटी एंड पोसोलॉजी, तो
कौन से ड्रग एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल है ये हमें पहले से पता होना चाहिए, तभी जाके हम प्रोसीजर परफॉर्म कर पाएंगे। ओके। और उसके बाद में जो चिल्ड्रन को अगर हम डोज दे रहे हैं तो उसके लिए उनका डोज भी सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है। देन वेट्स एंड मेजर्स ऑफ इम्पेरियल एंड मेट्रिक सिस्टम, जो प्रिस्क्रिप्शन हमें मिला है तो उसमें वेट्स एंड मेजर अगर इम्पेरियल सिस्टम में दिए हैं तो उसे मेट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में मेट्रिक सिस्टम फॉलो किया जाता है, न कि इम्पेरियल सिस्टम। ठीक है। अब ये तो था प्रिंसिपल्स के बारे में। तो कॉन्सेप्ट जो है, अब हमने अब तक पढ़ा प्रॉब्लम, एप्लीकेशन, प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? जो कॉन्सेप्ट्स है ना, हम थ्योरेटिकल पहले कवर करते हैं और उसके बाद में प्रैक्टिकल करते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने थ्योरी में सीखी थी तो उसे हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन एंड लैटिन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड अदर सपोर्टिंग केमिकल्स, जिन्हें हम एडिटिव्स या फिर एक्सिपेंट भी कहते हैं, वो पता होने चाहिए। गुड मैन्युफैक्चरिंग एंड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस क्या होती है, उन्हें कैसे फॉलो करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। एंड डिस्पेंस कैसे करते हैं उसका भी राइट प्रोसीजर पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये तो कॉन्सेप्ट थी जो हम थियोरी से उसे सीख लेंगे। अब फैक्ट्स क्या होते हैं कि प्रिस्क्राइबर होता है, ठीक है, पेशेंट होता है, एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है 1945 एंड रूल एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। अब प्रिस्क्राइब पेशेंट क्या करेगा? प्रिस्क्राइबर के पास जाएगा, जहाँ से प्रिस्क्राइबर उसे मेडिसिन लिख के देगा, लेकिन मेडिसिन किस लॉ से लिखी जाएंगी? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। अब पेशेंट क्या करेंगे? फार्मासिस्ट के पास जाएंगे, और फार्मासिस्ट को जो भी प्रिस्क्रिप्शन मिला है तो वो उसे फॉर्मुलेट करेगा, मतलब कंपाउंडिंग करेगा। फार्मासिस्ट मतलब हम लोग, हम क्या करेंगे? वो जो दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन है ना हमारे पास, उसे कंपाउंड करेंगे। अब उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इक्विपमेंट्स होने चाहिए एंड केमिकल्स होने चाहिए, तभी तो हम जो प्रिस्क्रिप्शन हमें मिला है उसे कंपाउंडिंग करके डिस्पेंस कर पाएंगे। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना एरो की, मैं उससे फिर से आपको एक बार समझा देती हूँ। फैक्ट्स क्या है कि प्रिस्क्राइबर एंड पेशेंट होना है, जिनमें पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर कौन होता है? प्रिस्क्राइबर होते हैं। तो वो उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेके आएंगे फार्मासिस्ट के पास, मतलब हमारे पास। हमें उन्हें वो प्रिस्क्रिप्शन कंपाउंडिंग करके देना होता है, लेकिन उससे पहले हमारे पास कौन सी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए? प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, लैटिन टर्म्स क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट एडिटिव्स क्या होते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है, एंड डिस्पेंसिंग कैसे किया जाता है। राइट। देन प्रिंसिपल्स, कि कौन कौन से प्रिंसिपल हमें पता होने चाहिए। तो उसके लिए आपको डोसेज फॉर्म कौन सा बनाना है ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद इनकम्पैटिबिलिटी एंड पोसोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए। वेट्स एंड मेजर्स, जहाँ पे हम इम्पीरियल सिस्टम को मेट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट कर सके, वो नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। इतने स्किल्स हमें रिक्वायर होने चाहिए। तो ये तो था ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट एरिया। तो जब आप ये समझेंगे ना, तो आई मस्ट से कि आपको जो प्रैक्टिकल्स है वो इतने कंफर्टेबल लगेंगे परफॉर्म करते वक्त, कि आपको ये लगेगा कि ये चीज़ें हमें पहले पता क्यों नहीं थी। ओके। अब ये जो टेबल है ना, ये है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स जो हमने सीखी, कि आपको एटीट्यूड डेवलप करना है। तो वो एटीट्यूड डेवलप कैसे होगा? अगर ये स्किल्स आप खुद में डेवलपमेंट कर लेंगे ना, तो एटीट्यूड भी डेवलपमेंट होने के लिए या फिर करिकुलम ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है। अब स्टूडेंट विल डेवलप फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल स्किल थ्रू द सब्जेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स 2। कौन कौन से स्किल्स आपको इस सब्जेक्ट को परफॉर्म करते वक्त, मतलब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त आपको अचीव होंगे? तो इंटेलेक्चुअल स्किल I1, तो ये I1 क्या है? सो डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन। कोड दिया हुआ है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंड करना है, एंड फॉर्मुलेशन का टाइप कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको ये आ गया, समझो आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन मिला है, तो आपने प्रिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड कर लिया, और आपको फॉर्मुलेशन का टाइप कौन सा है ये भी आइडेंटिफाई हो पाया, तो आप में कौन सा स्किल डेवलप होगा? आप में स्किल डेवलप होगा I1, जिसको कोड दिया है
1। सेकेंड इज टू अंडरस्टैंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से ये प्रिपरेशन बनाना है, तो आप में I2 स्किल डेवलप होगा। अब मैं आपको सॉरी, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, ये सब करते हुए मैं कंटिन्यूटी में पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है ना, वो किससे रिलेटेड होते हैं? ये होते हैं ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ब्रेन से मतलब दिमाग से सोचनी होती हैं कि प्रिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंड आपको हो रहा है। कौन डिसाइड करता है? हार्ट डिसाइड करते हैं क्या? नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? आपका ब्रेन डिसाइड करता है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन समझ में आ चुका है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये कौन से टाइप का फॉर्मुलेशन है। आपको ये पता चला है कि ये प्रिपरेशन कैसे बनाना है, ये प्रोसीजर कौन सी यूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें कौन यूटिलाइज करता है, मतलब कौन सोचता है? ये ब्रेन सोचता है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रेन, मतलब जो ब्रेन सोचता है ना, आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। तो आप कौन सा स्किल डेवलप कर लेंगे टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में? I2। ठीक है, देन थर्ड इज टू सिलेक्ट द सुटेबल कंटेनर। आपको प्रिपरेशन एक बार आइडेंटिफाई हो गया कि कौन सी मेथड से बनाना है, कौन सा फॉर्मुलेशन है, उसके बाद आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इसके लिए सुटेबल कंटेनर कौन सा होगा। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रिपरेशन बनाने के लिए प्रिस्क्रिप्शन आया है, फॉर एग्जांपल कफ सिरप। ठीक है, कफ सिरप के लिए अगर आपने वाइड माउथ कंटेनर यूज़ कर लिया तो सोचिए कैसा रहेगा वो। कफ सिरप के लिए कभी वाइड माउथ कंटेनर यूज़ होता है क्या? नहीं। तो अगर आप ये सोच नहीं पा रहे हो तो आपके सामने वो जो I3 का स्किल दिख रहा है ना, वो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मतलब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ये I3 का स्किल आप में डेवलप नहीं हुआ है। तो प्रिपरेशन बनाते वक्त आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कौन से कंटेनर यूज़ करने चाहिए, तो वो आप में इंटेलेक्चुअल स्किल आ जाएगा। देन टू डिसाइड द जनरल एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू बी गिवन ऑन द लेबल। अब जो प्रिपरेशन आपने बनाया है तो उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन एंड जनरल इंस्ट्रक्शन क्या होने चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मानिए कि आपने टैबलेट पे ऐसा तो नहीं लिख दिया कि शेक वेल बिफोर यूज़। होता है क्या टैबलेट पे कभी ऐसा लेबल? नहीं होता। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो था इंटेलेक्चुअल स्किल्स के बारे में। अब है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स मतलब क्या? जिसमें मूवमेंट हो रही है, जिसमें आप अपने हाथ पैर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट इज टू प्रिपेयर द फॉर्मुलेशन करेक्टली। जो फॉर्मुलेशन है वो आपको अच्छे से करेक्टली बनाना है। अगर आपने करेक्टली फॉर्मुलेशन बना लिया तो आप में कौन सा स्किल डेवलप होगा? M1। कोड दिया है M1 टू प्रिपेयर द फॉर्मुलेशन करेक्टली। सेकंड इज टू पैक द प्रिपरेशन इन द सिलेक्टेड कंटेनर। जो कंटेनर आपने सिलेक्ट किया है उसमें प्रिपरेशन आपको पैक करना है। अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है कंटेनर एक्यूरेटली तो उसमें कौन सा स्किल डेवलप होगा? मोटर स्किल M2। देन थर्ड इज टू लेबल द प्रिपरेशन क्लियरली फॉर कम्युनिकेटिंग टू पेशेंट। जो प्रिपरेशन आपने बनाया है उसे लेबल करना भी ज़रूरी है। लेबल करने से क्या होगा? हो सकता है कि आपने जो पेशेंट को काउंसलिंग किया वो पेशेंट भूल जाए, लेकिन आपने जो प्रिपरेशन के लेवल पे लिखा हुआ है ना, वो पेशेंट कभी नहीं भूलेगा। वो जब भी वो डोज एडमिनिस्टर करेगा ना तो उसे पता चलेगा कि लेबल पे क्या लिखा हुआ है। तो लेबल आपको करेक्टली लिखना है प्रिपरेशन पे। ठीक है, तो इस तरह से आप में M3 स्किल डेवलप हो जाएगा। तो जब भी आप हर एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे ना तो आप में सारे के सारे इंटेलेक्चुअल स्किल एंड मोटर स्किल्स बिल्डअप होने चाहिए। तभी आप अपने अंदर वो जॉब प्रोफाइल में जो भी सुटेबल स्किल्स होता है ना वो डेवलप कर पाएंगे। टेक्निकल स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं, किसी मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो ये सारे इंटेलेक्चुअल स्किल्स मोटर स्किल्स आप में प्रेजेंट होने ही चाहिए। आपका प्रैक्टिकल हैंड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, देन हमने सीखे इंटेलेक्चुअल एंड मोटर स्किल्स। अब ये जो ग्रिड टेबल आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल स्किल एंड मोटर स्किल्स के बारे में लिखा हुआ है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है? इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त कौन कौन से स्किल्स आप में डेवलप होने चाहिए, तो यहाँ पे हर एक कॉलम में टिक किया हुआ है। तो इसका मतलब कि हर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त आप में इंटेलेक्चुअल स्किल्स होने ही चाहिए, जैसे कि I1 I2 I3 I4 एंड M2 M1 एंड M3। ठीक है, तो टोटल आपको 100 एक्सपेरिमेंट्स है और 100 एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको सारे के सारे इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड मोटर स्किल्स यहाँ पे प्रेजेंट दिए हुए हैं।
और जो इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे तो आप अपने मैनुअल में भी चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी कोड दिया हुआ होता है कि कौन कौन से स्किल आपको यहाँ पे डेवलप करने होते हैं। ठीक है, तो टोटल 100 एक्सपेरिमेंट है। आई नो कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ये 25 दिनों में आपको कवर करने होते हैं, तो एक दिन में 4 प्रैक्टिकल्स कवर किए जाते हैं ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाए, और होते भी है क्योंकि ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल होते हैं जो 15 या फिर 20 मिनट्स में हो जाते हैं। अब नेक्स्ट इज़ गाइडलाइन फॉर टीचर्स। अब ये वीडियो टीचर के लिए नहीं है, तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट। आपके लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है? आई डोंट नो कितने बच्चे बच्चे इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एमएसपीटी बोर्ड ने कुछ यहाँ पे आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, इसीलिए दिए हैं। कोई भी अनइम्पोर्टेंट बातें शेयर नहीं करता। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है स्टूडेंट के लिए। सो फर्स्ट इज लिसन केयरफुली टू द लेक्चर्स गिवन बाय टीचर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। तो क्या करना है, जो भी आपके टीचर आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाते हैं ना, लेक्चर्स हो या फिर इम्पोर्टेंस हो सब्जेक्ट का, या फिर करिकुलम की फ़िलॉसफी दे रहे हैं, ग्राफिकल स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, स्किल्स कौन कौन से डेवलप होने चाहिए इसके बारे में आपको बता रहे हैं, तो प्लीज़ सारी चीज़ें केयरफुली सुने, उसके ऊपर नज़रअंदाज ना करें। इंफॉर्मेशन अगर दे रहे हैं ना टीचर इक्विपमेंट के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो उसके बारे में भी आपको पहले से तो जानना ही है, मतलब पहले से ही हर कोई स्टडी करके आना ही चाहिए हर किसी को। लेकिन अगर नहीं भी आए हैं तो जो टीचर बताते हैं ना क्लास में, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दें। ठीक है, देन सेकेंड इज स्टूडेंट शाल अंडरगो स्टडी विजिट ऑफ द लेबोरेटरी फॉर टाइप्स ऑफ केमिकल्स, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो ये क्या एमएसबीटी ने क्या कहा है कि अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन से केमिकल्स लगते हैं, इक्विपमेंट लगते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले ही आपको एक बार उसे देख लेना चाहिए। तो क्या होगा कि अगर आपके पास मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करते वक्त कुछ इक्विपमेंट की कमी है, तो आप अपने टीचर्स को, अपने लैबोरेटरी असिस्टेंट को आप उन्हें बोल पाएँ। ठीक है, then next is read the write up of each experiment to be performed a day in advance। आप जो भी प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं ना अगले दिन, तो उसे प्लीज़ अभी पढ़ लें, इस दिन ही पढ़ लें जो आप अगले दिन परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब मैं स्पेशली मेरे जो बच्चे हैं स्कूल में, सॉरी कॉलेज में, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि प्लीज़ आप जो भी एक्सपेरिमेंट अगले दिन परफॉर्म करने वाले हैं उसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, कौन से आपको केमिकल्स लगेंगे। लेकिन आई डोंट नो कि बच्चे क्यों नहीं करते ऐसा। मेरे क्लास में 87 स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर, और उसमें से अगर मैं बताती थी स्टूडेंट को कि प्लीज़ पढ़ के आना, तो उसमें से हार्डली 40 बच्चे ही पढ़ के आते थे। तो अगर आप भी, आपके टीचर भी आपको इस तरह से बताते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, प्लीज़ पढ़ के आइए, तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा कि आपको एडवांस में पता रहेगा कि क्या होने वाला है अगले दिन। ठीक है, आपको सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देन फोर्थ इज़ organize the work in the group whenever suggested and make a record of suggestion made by teacher wherever possible। तो अगर आपको ग्रुप में कुछ एक्टिविटी करने के लिए कही है तो आप वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करें, और अगर आपके टीचर्स कोई सजेशंस देते हैं आपको, तो वो भी आप एक किसी रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड कर लीजिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंड द पर्पज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, क्या चीज़, मतलब कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस एक्सपेरिमेंट में जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए काम आ सकती है, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। स्टूडेंट शुड नॉट हेजिटेट टू आस्क एनी डिफ़िकल्टी फेस ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है जो आप अपने लेवल पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने टीचर से पूछिए, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें पूछने के लिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप अपने टीचर से पूछे और आपके टीचर बोलेंगे कि नहीं मुझे मत पूछना, मैंने बताऊंगा, मैंने बताऊंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टीचर्स को तो अच्छा लगता है कि अगर आप कोई डाउट्स उन्हें पूछ रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ हेजिटेट ना करें, डायरेक्टली आप उनसे पूछ सकते हैं। द स्टूडेंट शाल स्टडी ऑल द क्वेश्चन गिवन इन द लेबोरेटरी मैनुअल एंड प्रैक्टिस टू राइट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। अब आपके मैनुअल में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना,
तो उसे ग्रुप में टीचर्स आपको डिवाइड करके देते हैं कि फर्स्ट ग्रुप ये लिखेगा, सेकंड ग्रुप ये लिखेगा, थर्ड ग्रुप ये लिखेगा। लेकिन आपको क्या करना है, जो सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें एक बार गो थ्रू कर लेना है लेबोरेटरी मैनुअल से, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। Then 8 point is write the answer of the question allotted by the teacher during practical hours if possible and afterwards but immediately in the space provided below the question। क्या करना है कि जो आपका प्रैक्टिकल हो चुका है और टीचर्स ने क्वेश्चंस आपको अलॉट कर दिए हैं कि ये क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं, तो आप अगर प्रैक्टिकल के बाद टाइम बचा है आपका, तो आप उसमें ही सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। जो स्पेस दिया होता है ना आपको आंसर के लिए, तो इमीडिएटली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप घर जाके भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉट एन इशू। देन 9 point is student shall visit the recommended industry or hospital or retail pharmacy and should study the know how of the shop floor practices and operation of machines। अगर आपकी विजिट कही जा रही है इंडस्ट्री में या फिर हॉस्पिटल में या फिर रिटेल फार्मेसी में, तो आपको जो शॉप फ्लोर प्रैक्टिसेस होती है उन्हें रिकॉर्ड करना है, और को किस किस तरह से वो मशीन ऑपरेट होती है उस पर भी आपको एक नोट बना के रखनी चाहिए। दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। स्टूडेंट शाल डेवलप मेंटेन स्किल एज एक्सपेक्टेड बाय द इंडस्ट्रीज। अब अगर आपको इंडस्ट्री में जॉब करना है तो आपको अभी से पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए कौन से स्किल की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अभी से वो स्किल अपने आप में इम्प्रूव करना शुरू करेंगे, तो आपको उसके वजह से बहुत फ़ायदा हो सकता है कि जब भी आप इंडस्ट्री में जाए तो आप में वो स्किल ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ठीक है। देन students shall develop the habit of group discussion related to the experiment exercise so that exchange of knowledge skills could take place। अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में या फिर एक्सरसाइज के बारे में, दैट्स अ गुड हैबिट। सो आपको ये हैबिट आप में डेवलप करनी चाहिए। देन स्टूडेंट शैल अटेम्प्ट टू डेवलप related hands-on skills and gain confidence। Students shall focus on development of skills other than theoretical and codified knowledge। अब आप कॉलेज में आ रहे हैं, सिर्फ राइटअप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थ्योरी के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं और घर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद में स्किल्स भी डेवलप करने पड़ेंगे जो आपकी पर्सनालिटी के लिए डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो, ठीक है। द स्टूडेंट शैल विजिट द नियर बाय मेडिकल स्टोर्स, इंडस्ट्री, लैबोरेटरीज even if not included in the lab manual। In short, students should have exposure to the area of work right in the studenthood। अगर आपके मैनुअल में भी नहीं लिखा है ना कि आपको कहीं पे इंडस्ट्री पे विजिट देना है, तो भी मैं तो खुद कहूँगी कि आप विजिट करें। साथ ही साथ एमएसबीटी भी कहती है कि आप अगर खुद से जाना चाहे किसी इंडस्ट्री में या फिर लैबोरेटरी में विजिट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो मार्केट है ना उससे एक्सपोज कर पाओ, मतलब एक्सपोज आपका हो जाएगा, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि किस तरह से वर्किंग होता है उसका। देन 15 point is student shall insist for the completion of recommended laboratory work visits answer to the given questions। Then 16 point is students shall develop the habit of evolving more ideas, innovation skills etc. than included in the scope of the manual। साथ ही साथ आप में कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ है तो प्लीज़ आप उस पर वर्क कीजिए। मोर आइडियाज़ पे मतलब जो आपके पास अगर कोई ऐसी आइडिया है जो अब तक नहीं किसी के दिमाग में आई, तो प्लीज़ आप उस पर वर्क करिए ताकि आपको उसका पेटेंट मिल पाए, ठीक है। देन 17 पॉइंट नहीं सॉरी 17 पॉइंट स्टूडेंट शाल रेफर टेक्निकल मैगजीन्स, proceedings of the seminars, refer website related to the scope of the subject and update their knowledge and skills। अब क्या होता है ना कि जो सिलेबस होता है आपका वो अपडेट नहीं होता है डे टू डे, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट रेफर कर सकते हैं। गूगल पे तो अनलिमिटेड मटेरियल है, तो वहाँ पे जाके आप सर्फ करके अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं, अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। स्टूडेंट शुड डेवलप द हैबिट इफ ऑफ नॉट टू डिपेंड टोटली ऑन टीचर्स बट टू डेवलप सेल्फ लर्निंग टेक्निक्स। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि स्टूडेंट ने हमेशा टीचर्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, खुद सेल्फ स्टडी पे भी बिलीव करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप टीचर पे रिलाई हो जाएंगे तो वो स्पून फीडिंग हो जाएगा कि हर एक बात आपको टीचर को समझानी पड़ती है, नोट्स देने पड़ते हैं। तो अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे ना तो आई मस्ट से कि आपकी जो रिटेंशन कैपेसिटी है ना वो बहुत बढ़ जाएगी। आपने खुद के जो नोट्स बनाए हैं वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। देन 19 इज स्टूडेंट शुड डेवलप द हैबिट टू कम्युनिकेट विद द टीचर विदाउट हेजिटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एकेडमिक्स इन्वॉल्व।
अब स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो बहुत हिचकिचाते हैं टीचर से बात करने के लिए। अगर उनकी कॉलेज से रिलेटेड इश्यूज़ हो या फिर थियोरी से रिलेटेड इश्यूज़ हो, प्रैक्टिकल से रिलेटेड इश्यूज़ हो, वो टीचर्स के साथ शेयर नहीं कर पाते। तो आपको ये हैबिट अपने आप में बिल्डअप करनी होगी, चाहे कोई भी इशू हो तो आप अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 20, स्टूडेंट शुड डेवलप हैबिट टू सबमिट द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली एंड प्रोग्रेसिवली ऑन द शेड्यूल्ड डेट्स एंड शुड गेट द असेसमेंट डन। साथ ही साथ आपकी जो प्रैक्टिकल्स है, आपके जो असेसमेंट है, तो वो आपको कंटिन्यूअसली कंप्लीट करते रहने की भी आदत खुद में डालनी चाहिए। तो ये तो थे इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट। एंड ये शुरू होता है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोग्रेसिव असेसमेंट। तो इतना ही मैं आपको बताना चाहती थी कि आपका जो ये टोटल मैनुअल है, ये कौन सी स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कौन से स्किल्स ज़रूरी होते हैं, आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। सिर्फ प्रैक्टिकल की प्रोसीजर देख के प्रैक्टिकल परफॉर्म करना, ये स्टडी नहीं होता है। आपको स्टडी के साथ और भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है खुद में, ताकि आप एक अच्छी पर्सनालिटी बने, आप में सारे इंडस्ट्रियल स्किल्स जो रिक्वायर होते हैं वो बिल्डअप हो। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते ज़रूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है सब्सक्रिप्शन के। तो प्लीज़ हेजिटेट ना करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्लीज़ अपना प्यार हमारे साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा। बाय बाय।